हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों आज हम बात करेंगे वहां से जहां पे हमने फिनिश किया था। हमने फिनिश किया था शून्य कोटि की अभिक्रिया पे। हमने कहां फिनिश किया था? शून्य कोटि की अभिक्रिया पे हमने फिनिश किया था। आज हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया के कुछ फॉर्मुलाज बताए थे, वो फॉर्मुलाज आप ध्यान रखना। और आज इनके भी कुछ फॉर्मुलाज हम पढ़ेंगे, उनको भी आपको ध्यान रखना, उनको भी हम समराइज करेंगे। जब दोनों हो जाएंगे पूरे, मतलब कि आज मैं इसको जैसे पूरा कर लूंगा, फिर हम आज शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के सवाल करेंगे। शून्य तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इनके सवाल भी करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हमको एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलिए, तो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन कल फिनिश कर दी। आज हमको जो पढ़ना है बेटा वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। चलो, क्या मतलब है इसका? देखो, मान लीजिए मैंने कोई अभिक्रिया लिखी ए, ये देता है आपको उत्पाद। ठीक है, कोई क्रियाकारक ए है, वो आपको उत्पाद देता है। ठीक है, तो इसका दर मैंने लिख दिया यहाँ पर, दर व्यंजक में लिख दिया, दर बराबर दर स्थिरांक इंटू अभिकारक की सांद्रता पे घात 1। यदि इस अभिक्रिया के लिए मैं दर व्यंजक की समीकरण ये लिखता हूं, तो आप यहां देख सकते हैं अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ए पे या अभिकारक पे घात आपको जो भी दिखाई देती है वही अभिक्रिया की कोटि। प्रथम कोटि की अभिक्रिया वो होती है जिसमें दर व्यंजक के अंदर अभिकारक की सांद्रता पे घात कितनी चढ़ी हो? 1 चढ़ी हो। ठीक है, पावर 1 हो। अच्छा, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? ये तो आपका क्या है? ये तो आपका है स्थिरांक। इसके एक को आप क्या बोलते हो? स्थिरांक। मतलब कि अभिक्रिया की दर जो है ये तो हो गया आपका स्थिरांक, किसके समानुपाती है? अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती। यही लिखा हुआ है, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती। तो ये रहा अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती। ए का मतलब क्या? ए का मतलब अभिकारक की सांद्रता। इसको हम बोलते हैं बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब इसके कई एग्जांपल हैं, ये सारे एग्जांपल है N2O5 का वियोजन करके NO2 + O2 का निर्माण, अमोनियम नाइट्राइड जो उसका वियोजन, एस्टर का जल अपघटन, Cl2O7 का अपघटन, पेरोक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड का, और जितनी भी रेडियोधर्मी अभिक्रिया, ये सारी रेडियोधर्मी अभिक्रियाओं के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रेडियोधर्मी अभिक्रिया जो है वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया? याद रखना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो ये एग्जांपल्स हैं, आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, चल अब आते हैं ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अवकलित वेग समीकरण में। अब कुछ इसके सूत्र हैं, समीकरण है, वो हमको ध्यान रखना है। अवकलित वेग समीकरण की हम बात करें। चल, तो अगर आपको कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया दे रखी है, A gives प्रोडक्ट, अगर आपको कोई समीकरण दे रखी है A gives प्रोडक्ट, मान लो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की, तो इसके लिए अभिक्रिया की दर कैसे लिखेंगे? इसके लिए अभिक्रिया की दर लिखेंगे माइनस dA बटा dt। ऐसे लिखोगे, माइनस dA बटा dt, माइनस क्यों लिखा? क्योंकि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है। बराबर दर व्यंजक क्या आएगा? दर स्थिरांक इंटू अभिकारक की सांद्रता पे घात 1। ये हो जाएगा भैया यहाँ पे अवकलित वेग समीकरण। ये है आपका अवकलित वेग समीकरण, इसको हम लिखते हैं अवकलित वेग समीकरण। ये आ जाएगा फर्स्ट एक समीकरण हमारे पास, ये बन गया। चल, इसके अलावा अब हमको देखना है समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण अवकलन के द्वारा प्राप्त होने वाला समीकरण अवकलित वेग समीकरण। और इस समीकरण का जब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन से प्राप्त होने वाला समीकरण क्या होगा? समाकलित वेग समीकरण। चलो, समाकलित वेग समीकरण को कैसे प्राप्त करेंगे? तो मैंने यहाँ पे लिखा है माइनस dA बटा dt के a पे घात चढ़ जाएगी 1। ठीक है, एक काम करता हूँ, समाकलन करने से पहले मैं इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेता हूँ। मैं समीकरण को ऐसा लिखता हूँ, dA बराबर माइनस के dt, a को मैं नीचे ले जाता हूँ तो ये बन गया a। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये जो dt है ना, इस dt को मैंने यहाँ लिख दिया k के साथ, और ये जो a है ना, इस a को मैंने dt के साथ लिख दिया। तो a को नीचे ले लिया और मैं नीचे आ गया, और जो dt है उस dt को मैंने k के साथ लिख दिया, तो dt यहाँ k के साथ आ गया। ये जो माइनस था ना, इस माइनस को मैंने यहाँ ले लिया, तो ये माइनस आ गया। ठीक है, तो हमारे पास आ गई इक्वेशन। चलिए अब बात करते हैं आगे की। तो देखो मेरे पास इक्वेशन क्या आ रही है? dA बटा a माइनस के dt। मैंने क्या बोला? समाकलित वेग समीकरण प्राप्त करनी तो हमको समाकलन करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है? ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया समाकलन लेने पर। चलो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ समाकलन लेने पर। समाकलन लेने पर क्या होगा? समाकलन लेने पर ये बन जाएगी समीकरण। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे लिमिट की। लिमिट कहां से कहां? तो भैया कहां से कहां तक चेंज हुआ है? तो भैया शुरुआत में t बराबर 0 सेकंड, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? शुरुआत में t बराबर 0 सेकंड पे इसकी सांद्रता हम लिखेंगे कितनी? a0। शुरुआत में t बराबर 0 पर ये a0 है, शुरुआत में प्रोडक्ट कितना होता है? 0। t बराबर t सेकंड पर ये कितना? इसमें से मान लो x चला गया, a0 में से x अगर उत्पाद में चला गया तो कितना आएगा? a0 में से x उत्पाद में चला गया तो a0 माइनस x। तो t समय पर हम लिख लेते हैं इसको at। t समय पर इसकी सांद्रता हो जाएगी 80। तो बहुत आसान, t बराबर 0 सेकंड से t बराबर t सेकंड, यहां तक हमको इस लिमिट का इंटीग्रेशन करना है। t बराबर 0 सेकंड से t बराबर t सेकंड। ठीक है, चलो, t बराबर 0 पर सांद्रता कितनी है? a0, और t सेकंड पर सांद्रता कितनी है? 80। 80 मतलब कि a0 माइनस x, तो यहां पे लिखूंगा 80। ठीक है, अब बहुत आसान है, हमेशा एक बात ध्यान रखनी होगी आपको, मैं यहां पे लिख लेता हूं, है ना, साइड नोट्स है। तो अगर आप dA बटा a लिखते हैं, dA बटा a का जो समाकलन होता है ना बेटा, ये ln a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ln a के बराबर। अब आप बोलोगे सर इसमें ln क्या है? इस ln का मतलब होता है लघु गुणक। अब देखो यार, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, तो हम तो बायोलॉजी के बच्चे हैं, बायोलॉजी के बच्चों को मैथमेटिक्स में दिक्कत आती है, तो मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूँ। एक बात ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पर ln का मतलब होता है लघु गुणक, नेचुरल लोगरिथम, प्राकृतिक लघु गुणक। तो आपने सुना होगा, जैसे अवकलन होता है, जैसे समाकलन होता है, जैसे कि गुणा करते हो, जैसे भाग करते हो, जैसे कि जोड़ करते हो, जैसे बाकी करते हो। जैसे
जैसे विभिन्न प्रकार के आप मैथमेटिकल गणितीय ऑपरेशन करते हो, गुणा भाग जोड़ बाकी प्रोसेस है अलग, उसी तरह से ये ln भी एक प्रकार का गणितीय ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है ये। जैसे अवकलन होता है, जैसे समाकलन होता है, वैसे ये भी होता है ln लघुगणक, प्राकृतिक लघुगणक। तो भैया इसका जब आप अवकलन करोगे तो ln a प्राप्त होगा। तो यहाँ d बटा इसका अवकलन किया तो हमको क्या मिलेगा ln a, तो मैं लिखूंगा ln a लिखूंगा। अच्छा इसकी लिमिट कहां से कहां है, a0 से 80, तो लिमिट है a0 से 80 बराबर माइनस की जगह तो माइनस आ जाएगा, ये तो स्थिरांक की जगह किया जाएगा dt, dt का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये भी यहाँ लिख देते हैं, dt का इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है t, dt का समाकलन t होता है, तो dt का समाकलन हम यहाँ पे लिखेंगे t, सीमा कहां से कहां तक 0 से t तक, तो 0 से t तक, क्लियर। चाहो यहाँ पे लिख सकते हो सीमा यहाँ पे कहां से कहां तक सीमा है a0 से 80, यहाँ पे a0 से 80 तक सीमा। अच्छा यहाँ पे कहां से कहां तक सीमा t बराबर 0 से t बराबर t सेकंड, तो यहाँ पे ये सीमा कहां से कहां तक है t बराबर 0 से t सेकंड तक। चलिए अब आगे बात करते हैं, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो ln a की जगह क्या लिखोगे, a की जगह एक बार 80 लिखोगे माइनस ln a0 की a की जगह एक बार क्या लिखोगे a0 लिखोगे, तो एक बार a की जगह आपको 80 लिखना है 80 आ गया, और एक बार a की जगह आपको a0 लिखना है तो a0 आ गया। हमेशा एक बात ध्यान रखना, इसमें जब a0 और 80 सीमा देखें तो इसमें से इसको घटा दो, तो इसको सॉल्व करते हैं ना, जब इसको सॉल्व करने के दौरान 80 में से a0 को घटाते हैं, 80 में से a0 को घटा दिया, ln 80 में से ln a0 को घटा दिया, चलो बराबर माइनस का माइनस के ब्रैकेट में मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि एक बार आप लिमिट रखो 80, तो एक बार 80 रखो माइनस a0 रखो माइनस, उसी तरह से यहाँ पे देखो इसकी लिमिट पहले क्या होगी, ऊपर वाला t माइनस और नीचे वाला फिर बाद में रखो 0। जैसे यहाँ पर पहले 80 रखा था तो यहाँ पे पहले ऊपर वाला t रख दो, t रख दिया, बाद में आपने a0 रखा था तो ये a0 रख दिया, तो बाद में यहाँ पे नीचे वाला 0 दो, ऊपर वाला हमेशा पहले आएगा, ऊपर वाला हमेशा पहले आएगा और नीचे वाला हमेशा बाद में आएगा, नीचे वाला हमेशा बाद में आएगा। अब देखो इससे क्या बन गया बेटा, ये बन गया ln 80 माइनस ln a0 बराबर माइनस के t, तो ये आ जाएगा माइनस के t, ये बन जाएगी भैया हमारे पास समाकलित वेग समीकरण, इसकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये समाकलित वेग समीकरण है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो हमारे पास दो निष्कर्ष आ चुके हैं, एक तो हमारे पास आ चुका है अवकलित वेग समीकरण और दूसरा आ चुका है हमारे पास समाकलित वेग समीकरण। अच्छा इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हो, इस समीकरण को मैं ऐसा लिख सकता हूं ln 80 बराबर माइनस ln a0 होगा, तो ये आ जाएगा प्लस ln a0 माइनस के, ये बन गई भैया समाकलित वेग समीकरण। इसको मैंने ऐसे लिख दिया दोनों से, तो ये आ गया हमारे पास दूसरा समीकरण, दो समीकरण है। इस तरीके से हम यहाँ पर इक्वेशन को लिख सकते हैं। अच्छा कई लोग इस इक्वेशन को दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, मैं आपको बताऊं ये इक्वेशन एक और तरीके से भी लिखी जा सकती है, तो ln 80 बराबर ln a0 माइनस kt, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका है बेटा, जब भी आप, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ, देखो जब भी आप ln a लिखते हो ना, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 2.303 log a, ऐसा भी लिख सकते हो। जब भी प्राकृतिक लघु गुणक हटेगा तो उसकी जगह 2.303 log लग जाएगा, जब भी ln हटेगा तो 2.303 log लग जाएगा, इसकी जगह हम वो लिख सकते हैं। तो मैं ln a की जगह ये लिख सकता हूँ, गणित में ऐसा होता है भैया, ln a की जगह मैं लिखता हूँ 2.303 log, ये प्राकृतिक लघु गुणक है, ये लघु गुणक का आधार 10 है, लघु गुणक का बेस 10, log बेस 10, और पीछे वाला क्या है 80, तो 80 आ जाएगा बराबर। ln की जगह मैं क्या लिखता हूँ 2.303 log लिख सकता हूँ, a0 की जगह a0 माइनस kt, ये आ जाएगा, क्लियर। तो ये सारी कहानी यहाँ पे। चलो अच्छा इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम और लिख सकते हैं, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ kt बराबर 2.303 log a0 बटा 80, ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको। इस समीकरण को, गणित है भैया, इस समीकरण को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने kt को उठा करके मैंने वहां रख दिया, तो इस kt को माइनस है ना, माइनस वाला kt अगर यहाँ जाएगा प्लस में जाएगा, और ये वाली जो संख्या, इस संख्या को मैंने यहाँ, चलो यार मैं काम करता हूँ, एक एक करके लिखता हूँ। देखो मैं क्या करूँ, मैं kt को वहां लिखता हूँ, देखो kt यहाँ आ जाएगा, ये क्या 2.303, तो देखो 2.303 log a0, इस वाले को मैं यहाँ लेता हूँ माइनस, वो क्या 2.303 log 80, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, kt बराबर 2.303, यहाँ पे 2.303, यहाँ पे 2.303 कॉमन आ जाएगा, इनटू ये क्या log a0 माइनस ये क्या log 80, ऐसा लिख सकता हूँ ना, log a0 माइनस 80 ऐसा लिख सकता हूँ, दोनों में कॉमन है। चलो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, kt 2.303 log a0, तो ये आ जाएगा a0, नीचे क्या आ जाएगा 80, तो ये 80 आ जाएगा, ये आ जाएगी इक्वेशन, ये रही इक्वेशन। आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये तीसरी इक्वेशन, ऐसा भी लिख सकते हो, थर्ड इक्वेशन, तीन इक्वेशन आ गई हमारे पास। अच्छा और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इस इक्वेशन को लिखने के और भी कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम ln को हटा करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं 80 बराबर a0 e माइनस kt, मैं इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो गणित में इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये चौथी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को वहां से हमने कैसे लिखा, ये मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। जब भी भैया यहाँ पर नेचुरल लॉग हटेगा, अगर मान लो मैं ln a लिखा हुआ है, मान लो मैं ln a की जगह में a लिखना चाहूंगा ना, तो देखो ln a की जगह, ln 80 की जगह मान लो मैं 80 लिखना चाहता हूँ, या ln a0 की जगह मैं a0 लिखना चाहता हूँ, तो ये वाली संख्या जो है ना ये चल जाता है कि एक्सपोनेंशियल में चल जाएगी। तो ln a है, ठीक है, तो ln a को a लिखोगे, या आप कभी भी ln को हटाने की कोशिश करोगे, ln को रिमूव करने की कोशिश करोगे, ln को हटाने की कोशिश करोगे, ln को आप जब हटाओगे दोनों जगह से ln को हटाओगे, ln को हटा करके 80 लिखा, यहाँ से ln को हटा करके a0 लिखा, तो ये वाली जो इक्वेशन है वो एक्सपोनेंशियल में चल जाती है, e की पावर माइनस के चले जाता है। ऐसा समझो यार, ऐसा समझो। मान लो मैंने कहीं लिखा है, चलो मैं आपको, मान लो मैंने कहीं लिखा है ln x प्लस ky, ये लिखा मैंने, ठीक है, ln x प्लस ky बराबर ln y, मैंने ये समीकरण लिखा, ठीक है। मान लीजिए समीकरण है, अब इसको मुझे ln को हटाना है, तो ln को हटाऊंगा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे आएगा x, ये आ गया x, और ये वाली जो संख्या है वो e की घात पर चढ़ जाएगी इस तरह से, ln हटेगा तो ये आ जाएगा y, ln को हटाओ,
ये यहाँ पर रखो और ई की घात पे इसको चढ़ा दो, ई की घात पे इसको चढ़ा दो, ये समीकरण बन जाएगी। तो इस तरह से हमको यहाँ पर इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर? चलो तो हम ये भी लिख सकते हैं चौथी समीकरण, ऐसा भी आप लिख सकते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्लियर? तो अलग अलग एक्सप्रेशन है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है और वैसा भी लिखा जा सकता है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर आता है बेटा, क्या अगला पॉइंट यहाँ पे आता है, अवकलित वेग समीकरण हो गया, समाकलित हो गया। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है अर्ध आयु काल का टी हाफ, अर्ध आयु काल। मैंने आपको देखा है अर्ध आयु काल, वो अर्ध आयु काल वह समय है जब अभिकारक की सांद्रता आधी रहती है। तो अर्ध आयु काल इसमें कैसे निकालेंगे? देखो अर्ध आयु काल का मतलब वह समय जब अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाती है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला क्या, देखो हमारे पास समाकलित वेग समीकरण कौन सी, देखो KT बराबर 2.303 log AT A0 बटा AT, ये लिखोगे। अर्ध आयु काल वो समय है, T बराबर T हाफ वो समय है जब अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाती है। T बराबर T हाफ वो समय है जब अभिकारक A की सांद्रता उस समय पर आधी रहती है, K0 by 2 रहती है। चलो तो हम क्या लिखेंगे, KT हाफ। अर्ध आयु काल वह समय है, अर्ध आयु काल वह समय है, अर्ध आयु काल वो समय है जब अभिकारक की सांद्रता AT आधा रह जाता है, तो A0 by 2 रह जाता है। तो यहां से क्या बनेगा, देखो यहां से बनेगा KT हाफ बराबर 2.303 log A0 से A0 जाएगा, log 2 बचेगा। ये इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां से क्या आएगा, देखो KT 2.303, यहां पे कितना देखा है log 2 की वैल्यू होती है बेटा 0.3010, log 2 की वैल्यू थी 0.3010, तो यहां पे आ जाएगा 0.3010, तो यहां से बन जाएगा 0.693। तो KT हाफ, तो KT हाफ जो है वो बराबर हो जाएगा 0.693 के। तो यहां पे लिखेंगे KT हाफ बराबर 0.693, तो यहां से T हाफ कितना आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय K, ये आ जाएगा अर्ध आयु काल। तो तीसरा समीकरण, चौथा समीकरण, ये हो जाएगा पांचवा समीकरण। क्या हो जाएगा भैया, पांचवा समीकरण, तो ये पांचवा समीकरण। अच्छा इस समीकरण से हमको एक बात समझ में आ रही है कि T हाफ जो है अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती भी नहीं, व्युत्क्रमानुपाती भी नहीं, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इस समीकरण से हमको समझ में आ रही है कि अर्ध आयु काल जो है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो ये आ जाएगा नंबर 6, यहाँ कहीं भी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता नहीं है, उस पर निर्भर नहीं करता। 6 नंबर का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब हम आते हैं ग्राफ पर। चलो तो अब आते हैं कुछ ग्राफ, अब ग्राफ देखते हैं यहाँ पर। चलिए ग्राफ क्या क्या है, आ जाओ। तो सबसे पहला ग्राफ जो है हमारे यहाँ पर वो ln AT वर्सेस T, ln AT वर्सेस T में ग्राफ है। चलो ln AT वर्सेस T के लिए हमने समीकरण क्या लिखे, ln AT ln A0 माइनस KT। इस पूरे को मैं मान लेता हूँ y अक्ष पर, इस पूरे को मैं मान लेता हूँ C अंतःखंड, इसको मैं मान लेता हूँ ढाल M, इसको मैं मान लेता हूँ x अक्ष पर। ln AT वर्सेस T, देखो ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ आएगा ऐसा, यहाँ पे ln AT, y अक्ष पर किसको रखना है, y अक्ष पर ln AT, x अक्ष पर किसको रखोगे, टाइम को, तो टाइम आ जाएगा x अक्ष पे। ठीक है, अंतःखंड क्या है, ln A0, अंतःखंड यहाँ पे ये आ जाएगा ln A0, और यहाँ पे ढाल जो है नेगेटिव है, ढाल माइनस के बराबर, माइनस के बराबर यहाँ पर ढाल आ जाएगा। इस तरीके से बेटा ग्राफ आ जाएगा। ये ग्राफ है, ये पहला ग्राफ है। अच्छा और भी कई ग्राफ है यहाँ पर। चलो फर्स्ट ग्राफ, फर्स्ट के बाद में एक ग्राफ और हम यहाँ बनाएंगे, अभिक्रिया की दर R वर्सेस प्रारंभिक सांद्रता या सांद्रता, अभिक्रिया की दर वर्सेस सांद्रता। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर वर्सेस सांद्रता, सांद्रता और अभिक्रिया की दर में हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की दर व्यंजक है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया की दर व्यंजक है। यहाँ से आप देखोगे अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती। ये ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, तो यहाँ पे R, इसको रखो y अक्ष पे और इसको रखो x अक्ष पे, ये आ जाएगा x अक्ष, ये आ जाएगा a, R a के समानुपाती वैसे, y और x दोनों एक दूसरे के समानुपाती। ये दूसरा ग्राफ है। चलिए ग्राफ में बातें हम तीसरे ग्राफ पर, T हाफ वर्सेस A0 पर, प्रारंभिक सांद्रता पर। T हाफ और प्रारंभिक सांद्रता के बीच ग्राफ कैसे आएगा, तो T हाफ और प्रारंभिक सांद्रता, देखो T हाफ जो है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, A0 पे पावर कितनी 0, T हाफ प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये है T हाफ, ये है A0, इस पर T हाफ निर्भर नहीं करता, मतलब कि लाइन कैसे आएगी, सीधी आएगी। तो T हाफ A0 पर निर्भर नहीं करता, T हाफ A0 पर निर्भर नहीं करता, सीधे रेखा, तीसरा ग्राफ। तो ये सारी बातें हैं। चलो तो क्या क्या पढ़ लिया, समावेश करते हैं। आ जाओ सारांश। अब हम क्या देखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सारांश। चलो सबसे पहली अवकलित वेग समीकरण, सबसे पहला क्या अवकलित वेग समीकरण। अवकलित वेग समीकरण क्या है, तो माइनस dA बटा dt बराबर k a पे पावर 1। अवकलित वेग समीकरण क्या है, माइनस dA बटा dt बराबर k a पे पावर 1, ये आ गई अवकलित वेग समीकरण। दूसरा है समाकलित वेग समीकरण। चलो समाकलित वेग समीकरण कितनी है, समाकलित वेग समीकरण तो हमारे पास बहुत सारी। एक तो समाकलित वेग समीकरण ये है ln AT बराबर ln A0 माइनस KT, एक समीकरण होगी। दूसरी समीकरण है KT बराबर, देखो KT बराबर 2.303 log A0 बटा AT, 2.303 log A0 बटा AT, ये दूसरी समीकरण होगी, सेकंड इक्वेशन हो गई, हो गई ना सेकंड इक्वेशन। तीसरी समीकरण मैंने आपको बताई थी AT बराबर A0 E माइनस KT, ये तीसरी समीकरण मैंने आपको बताई थी, है ना। तो ये तीसरी समीकरण थी। समाकलित वेग समीकरण टोटल 3 है। तो पहली समाकलित वेग समीकरण ये है जो कि हमने लिख ली, दूसरी समाकलित वेग समीकरण ये, और तीसरी समाकलित वेग समीकरण ये, टोटल 4 हो गए समीकरण। तो देखो 1 2 3 4, ये 4 समीकरण हो गए। तीसरा यहाँ पे आता है भैया अर्ध आयु काल, T हाफ।
टी हाफ बराबर होता है यहाँ पे 0.693 बटा के। ये है आपका टी हाफ। टी हाफ ऐसे कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले का, मतलब कि यहां से हमको एक बात समझ में आ गई। नंबर 4, टी हाफ जो है वो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती नहीं होता। टी हाफ प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती नहीं होता। ये टोटल इस टाइप की इक्वेशन आ गई। अब चलो ग्राफ की बात करते हैं। चलो ग्राफ को इमेज करते हैं। आ जाओ ग्राफ। सबसे पहला ग्राफ ln80 वर्सेस टाइम। कैसा ग्राफ था? ये ग्राफ था ये वाला। ln80 ऐसे जाएगा, टी ऐसे आएगा, ये अंतखंड आ जाएगा ln a0 और ढाल आ जाएगा यहाँ पे माइनस के बराबर। ये था ना y एक्स पे ln80 अंतखंड माइनस के ढाल और टी। तो दूसरा ग्राफ है r वर्सेस दर और a के बीच, सांद्रता के बीच, अभिकारक की सांद्रता और दर के बीच, इनके बीच ग्राफ। इनके बीच ग्राफ कैसा आएगा? देखो दर और टाइम, सॉरी दर और सांद्रता के बीच ग्राफ कैसा आएगा? सीधी रेखा। प्रथम कोटि के अभिक्रम सीधी रेखा। और तीसरा है आपका टी हाफ वर्सेस प्रारंभिक सांद्रता में ग्राफ। तो टी हाफ वर्सेस प्रारंभिक सांद्रता में ग्राफ, ये ग्राफ होता है सीधी रेखा ऐसे। इस तरीके से भैया ये ग्राफ आपको तीनों ध्यान रखना है। टी हाफ ए पर निर्भर नहीं करता। ये तीसरा ग्राफ, ये ग्राफ हो गया। तो ये सारी बातें हमको ध्यान रखनी। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, इसको नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। चलिए तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। आ जाओ अब आते हैं बेटा कुछ क्वेश्चन पे। चलिए अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज और बताता हूं आपको। क्वेश्चन पे जाएंगे, हमने दो कोटि की अभिक्रिया पढ़ी, एक शून्य कोटि पढ़ी, एक हमने प्रथम कोटि पढ़ी। दो पढ़ी ना, एक शून्य कोटि पढ़ी, प्रथम कोटि। अब मान लो आपको कोई बोले कि द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, चतुर्थ कोटि, पंचम कोटि, अगर एक से ज्यादा कोटि आ जाए तो हम क्या करेंगे गुरुजी? कुछ नहीं करना है। एन कोटि की अभिक्रिया के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना, तो सीधा ये फॉर्मूला याद रखना। ये जो फॉर्मूला है ना, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को याद रखना। अगर अभिक्रिया की कोटि एक से ज्यादा, तो अभिक्रिया की कोटि एक से ज्यादा हो तो हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ए पे घात n-1। यह है आपका समाकलित वेग समीकरण। बस जो बता रहा हूं उतना ध्यान रखना। समाकलित वेग समीकरण किसके लिए? यह है समाकलित वेग समीकरण एक से ज्यादा कोटि की अभिक्रिया के लिए। अगर एक से ज्यादा कोटि है अगर किसी अभिक्रिया की, उसके समाकलित वेग समीकरण ये है। n का मतलब क्या है? n का मतलब यहां पर है अभिक्रिया की कोटि। n का मतलब है अभिक्रिया कोटि। a माइनस x का मतलब है t समय पर अभिकारक की सांद्रता। t समय पर अभिकारक की सांद्रता कितनी? a माइनस x। और a का मतलब है t बराबर 0 पर, प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता। प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता को a लिखते हैं। बस आप a माइनस x की जगह आप at भी लिख सकते हो। आप a माइनस x की जगह आप at भी लिख सकते हो और a की जगह आप a नोट भी लिख सकते हो। हम बार बार a नोट का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप a की जगह a नोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम तो a का इस्तेमाल करते हैं, a नोट और at का इस्तेमाल करते हैं। तो a की जगह आप a नोट भी लिख सकते हो और a माइनस x की जगह आप at भी लिख सकते हो। तो ये है भैया समाकलित वेग समीकरण। और मान लो अगर आपको अर्धआयुकाल बोल जाए तो अर्धआयुकाल किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता a जो है उसके घात n-1 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लो शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि के लिए क्या आएगा? अर्धआयुकाल जो है शून्य, घात कितनी आ रही? शून्य। 1 बटा a पे घात 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 कितना आएगा? a पे घात 0 माइनस 1, शून्य कोटि की अभिक्रिया। यहां से हम क्या लेंगे? टी हाफ समानुपाती है a के। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता अर्धआयुकाल के समानुपाती है। पढ़ चुके हैं हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया में ये चीज पढ़ी थी। शून्य कोटि की अभिक्रिया में पढ़ा था कि अर्धआयुकाल उसकी प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती। चलो अच्छा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। मान लो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के टी हाफ क्या आएगा? a की घात n-1, n की जगह 1, n की जगह 1-1, तो क्या आ गया? टी हाफ समानुपाती a पे घात कितना? 0। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये भी हमने पढ़ा था, टी हाफ जो होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अच्छा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, सेकंड कोटि की अभिक्रिया के लिए आप क्या लिखोगे? टी हाफ जो है वो समानुपाती है a की पावर n-1। द्वितीय कोटि, n का मान द्वितीय कोटि के लिए 2, तो n का मान द्वितीय कोटि के 2-1, यहां से आ जाएगा टी हाफ व्युत्क्रमानुपाती है प्रारंभिक सांद्रता a की। ये तीन फॉर्मूला हो जाएंगे। बात क्लियर? इस तरीके से हम यहाँ पर चीजों को याद रख सकते हैं। चलो तो ये फॉर्मूला से ध्यान रखना है। चलो अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 घंटे में 90% पूर्ण होती है, तो यही अभिक्रिया 99.9% कब पूर्ण होगी? चलिए तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, हमें प्रश्न में क्या देखा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। हमें प्रश्न में देखा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें प्रश्न में देखा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के प्रश्न में क्या देखा? समय देखा है 10 घंटे, टी देखा है 10 घंटे। 90% पूर्ण होती है, मतलब कि शुरुआत में a नोट अगर 100 है तो 10 घंटे बाद 80, 30 समय बाद 10 घंटे बाद कितना हो जाए? 90% पूर्ण हो गई। शुरुआत में क्रियाकार की सांद्रता अगर 100 है, 100 में से अगर 90% कंप्लीट हो गया, 100 में से अगर 90 कंप्लीट हो गया तो कितना शेष बचेगा? 10 शेष बचेगा। 80 का मान 10 है, ये हमको देखा है। अगर ये गिवन है तो हमको बताना है 99% पूर्ण होने में कितना टाइम लगता है। चलो तो ये जो नंबर है इससे हम क्या निकाल सकते हैं? देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए kT बराबर 2.303 log a नोट बटा 80। a नोट की जगह कितना आएगा? 100, तो a नोट की जगह आएगा 100। 80 की जगह कितना आएगा? 10, तो 80 की जगह आएगा 10। 10 से 100 गया तो ये 10 आएगा। क्या बच गया? देखो तो यहाँ से आ जाएगा। अच्छा, टी की जगह क्या आएगा? टी की जगह आएगा 10, तो टी की जगह भी आ जाएगा 10 आवर, 10 घंटे। तो यहाँ से कितना आ गया? देखो k इंटू 10 घंटे, तो यहाँ आ जाएगा 10 आवर बराबर 2.303 लॉग कितना बचेगा? 10, तो लॉग 10। ध्यान रखना बेटा, लॉग 10 का मान जो होता है वो 1 के बराबर होता है।
याद रखना log 10 का मान के बराबर है। वैसे तो मैं आपको log की जितनी भी वैल्यू है वो सब याद करवा दूंगा, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के लिए याद रखो log 10 होता है उसका मान होता है 1, ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से k का मान कितना आ गया 2.303 10 आवर, नीचे 10 आवर, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 0.2303 h -1 आवर टाइम्स k का वैल्यू आ गया। अब हमको बोला है क्वेश्चन के अंदर k का वैल्यू आ गया। अब बताओ 99.9% पूर्ण होने में कितना टाइम लगेगा, तो k बराबर kt बराबर 2.303 log a0 बटा 80, पक्का। चलो यहाँ से 99.99% पूर्ण होने में कितना टाइम लगेगा, तो k का वैल्यू कितना, k का वैल्यू है 2.303 10, तो यार 2.303 डिवाइडेड बाय 10 k का वैल्यू इनटू टाइम, टाइम हमको ज्ञात करना है, कब पूरा ज्ञात करना है 2.303 log a0, a0 कितना है, a0 है 100, a0 का वैल्यू है 100। 99.9% पूर्ण होना, अगर a0 बराबर 100 है तो 99.9% पूरा होना, 100 में से अगर 99.9% पूरा हो जाता है, 100 में से अगर 99.9% पूरा हो जाता है तो रिमेनिंग कितना रहेगा, रिमेनिंग रहेगा यहाँ पे 0.1, कितना रिमेनिंग रहेगा 0.1, यहाँ पे आप 80 के लिए कितना लिखोगे 0.1 लिखोगे, ये कटेगा 0 आएगा 10 की घात 3, तो यहाँ से क्या आएगा देखो 2.303 log 10 की पावर 3। अच्छा log 10 की घात 3 जो है ना, log 10 की घात 3, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 3 log 10 ऐसा लिख सकता हूँ। यदि आपको कहीं पर भी log a पे x दिख जाए, अगर कहीं पे भी ये दिख जाए, जो पावर होती है इस पावर को हमेशा आगे ले आओ, तो x आगे आ जाएगा और पीछे आ जाएगा log a आ जाएगा, x आगे और log a पीछे, तो जो पावर है वो पावर आ जाएगी आगे और log 10 पीछे, 3 log 10। और log 10 का मान कितना 1, ये log 10 कितना हो जाएगा 1, 3 into 1, यहाँ से कितना आएगा 3, तो log 10 की घात 3, log 10 की घात 3 इसका आंसर कितना है 3 into 1, तो ये हो जाएगा आपका आंसर कितना 3, पक्का। चलो यहाँ पे क्या देखा 2.303 डिवाइडेड बाय 10 into t, क्लियर। चलो 2.303 से 2.303 गया तो t बराबर आ जाएगा 10 का गुना हम 3 में करेंगे तो 10 into 3, ये आ जाएगा 30 घंटे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 घंटे, तो बस 2.303 से ये कर जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 10 का 3 गुना होगा 30 घंटे, ये आ जाएगा आंसर। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 30 घंटे, कितना आ जाएगा 30 घंटे। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहूंगा, मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहूंगा, log के मान याद करने वाले। देखो log 1 का मान होता है 0, log के मान आपको याद रखने, ठीक है, जैसे मैंने याद किया वैसे आपको याद रखना। log 2 का मान होता है 0.30, वैसे तो प्रश्न में दिया होता है, वैसे तो log के मान प्रश्न में दिए होते हैं, लेकिन अगर हमको याद है तो बेस्ट है। log 3 का मान हो जाएगा 0.48, log 4 का मान होता है 0.60, log 5 का मान होता है 0.69, log 6 का मान होता है 0.74, log 7 का होता है 0.80, log 8 का मान होता है log 8 का मान होता है 0.90, log 9 का होता है 0.95 और log 10 का मतलब 1 के बराबर 0.69 0.78, ये 0.78 करना है 0.78, इसको कर लो 0.84 0.90 0.95 और log 10। मैंने क्या किया होता है, मैंने तो इन 10 मान को याद कर लिया, हेड अभी खत्म, एग्जाम में मान दिया है ना दिया है उसकी हेड खत्म। अगर ये 10 वैल्यू आपको याद है तो हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन 2। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु 6 मिनट है, कितना है t हाफ जो दे रखा है वो 6 मिनट दे रखा है। अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, चलो तो भैया अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक होता है 0.693 kt हाफ, ये फॉर्मूला है। तो t हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, t हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइडेड बाय k, ये होता है t हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय k, k कितना है, अच्छा वेग स्थिरांक याद करो, ओके अर्ध आयु काल 6 मिनट है, ये अर्ध आयु काल जो दे रखा है ये देखा 6 मिनट, और नीचे क्या k, तो यहाँ से k कितना आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 6 मिनट, 6 मिनट आ जाएगा नीचे, बस ये हो जाएगा आंसर, इस तरह से आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन 3 देखेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है, तो अभिक्रिया का अर्ध आयु काल याद कीजिए। प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयु काल कैसे याद करते हैं, प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयु काल 0.693 बटा k से याद करते हैं। यदि मुझे अर्ध आयु काल चाहिए तो k का मान याद करना बहुत जरूरी है। k का मान कैसे याद करते हैं, 2.303 t log a0 बटा 80, ठीक है। चलो टाइम कितना देखा है, टाइम दे रखा है यहाँ पे 40 मिनट, टाइम दे रखा है यहाँ पे 40 मिनट। log a0 कितना देखा है 90% पूर्ण होती है। चलो अगर a0 100 है, 90% पूर्ण होना, 100 में से अगर 90% कंप्लीट हो गया तो कितना बचेगा 10, तो ये बच जाएगा 10, ये है आपका 100, a0 का मान 100, a0 बराबर 100, 80 का मान 10, 80 का मान 10, 10 से 100 गया तो 10, log 10 log 10, चलो ये क्या देखो 40 into k 2.303 log 10, ये कहना log 10 मतलब कि 1, तो k का मान कितना आएगा, k का मान आएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 40 का भाग लगा दो, ये 40 का भाग, k का मान इतना आ जाएगा, k का मान यहाँ रखेंगे बस, तो ये आ गया आंसर 0.693 डिवाइडेड बाय k। अब k कितना है, चलो 2.303 डिवाइडेड बाय 40, और भैया यहाँ पे मिनट है तो ये आंसर जो आएगा ये मिनट में आ जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लेना, इसका मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम अर्ध आयु काल निकाल सकते हैं किसी भी अभिक्रिया की, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसको नोट करो, फटाफट नोट करो, ध्यान रखना भैया, हमने क्या किया, हमने पहले टी हाफ का फॉर्मूला लिखा, हमें k का वैल्यू अगर मिल जाएगा तो टी हाफ हम याद कर सकते हैं, अगर हमें k का वैल्यू मिल जाएगा तो हम टी हाफ याद कर सकते हैं। k का वैल्यू कहां से आएगा, k का वैल्यू आएगा इस वाले फॉर्मूले से, प्रथम कोटि के लिए k का वैल्यू यहां से आएगा, यहां से जो k का वैल्यू मिलेगा उसको यहां रखो, सॉल्व करो, ये इस तरह से हमको क्वेश्चन नोट कर लो, नोट करो। चलिए तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यार इस क्वेश्चन को देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है इसको देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देखो आप, यहाँ देखेंगे कि ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का क्वेश्चन है, मतलब ऐसा भी होता है एग्जाम के अंदर कि शून्य और प्रथम कोटि से क्वेश्चन ना पूछ करके द्वितीय या तृतीय कोटि से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जिसमें दोनों अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता बराबर है 60% पूर्ण होने में 30,000 सेकंड लगते हैं। तो द्वितीय कोटि की जो अभिक्रिया है, प्रश्न में क्या देखा है, प्रश्न में देखा है कि सेकंड ऑर्डर की जो रिएक्शन है, प्रश्न में देखा है कि सेकंड ऑर्डर की जो रिएक्शन है
सेकंड ऑर्डर रीच। तो द्वितीय कोटि की जो अभिक्रिया है उसमें दोनों अभिक्रियाओं की प्रारंभिक सांद्रता बराबर है। 60% अभिक्रिया पूर्ण होने में 30,000 सेकंड लगते हैं। मतलब सेकंड कोटि की अभिक्रिया के लिए समय दे रखा है 30,000 सेकंड और इस 30,000 सेकंड के अंदर 60% अभिक्रिया पूरी होती है। अच्छा, 60% अभिक्रिया पूरी होने का मतलब क्या, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ए या ए नोट जो आप प्रारंभिक सांद्रता बोलते हैं उसको यदि आप 100 मान लें तो ए माइनस एक्स या जिसको आप बोलते हैं 80, ये कितना हो जाएगा? 100 में से अगर 60% पूरा हो गया तो शेष कितना बचेगा? 100 में से 60 अगर माइनस आ गया तो शेष कितना बचा? 40। मतलब कि t समय पर शेष मात्रा कितनी होगी? 40 होगी। तो ये आंकड़े हमको देखें। अब हमें ये बताना है कि अगर ये देखा तो 20% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। चलिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, चलो मैंने आपको ये बात बताया कि n कोटि की अभिक्रिया के लिए मैंने आपको बताया कि nth कोटि के लिए k का फॉर्मूला क्या है? 1/t x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। एक बार देख लेते हैं फॉर्मूला, फिर से मैं देख करके एक बार आपको बताता हूँ। तो k का फॉर्मूला क्या है? देखो k का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है? वैसे तो हम जब उसको सॉल्व करेंगे तो वही फॉर्मूला आ जाएगा जो कि मैंने अभी लिखा था, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। आ जाओ, ये रहा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है इसको मैं सॉल्व करूंगा ना, तो मैंने जो फॉर्मूला लिखा था ना, जिसको मैंने हटा दिया वही फॉर्मूला आएगा। तो ये है फॉर्मूला k2 बराबर 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 1 अपॉन a माइनस x का n माइनस 1 और a के पावर n माइनस 1। तो आपको क्या करना है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 n का वैल्यू 2 द्वितीय कोटि के लिए। तो द्वितीय कोटि के लिए n का वैल्यू 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो 1/1। तो 1/1 का मतलब नहीं, 1/a की a माइनस x 2 माइनस 1 2 माइनस 1 मतलब कि 1 बचेगा। यहाँ पे घात 1 है माइनस 1/a 2 माइनस 1 2 माइनस 1 मतलब कि 1 आएगा। तो 1/a माइनस x माइनस 1/a a की घात n माइनस 1, ये बचेगा मेरे पास। चलो तो इसको मैं लिख लेता हूँ। n कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है kt n माइनस 1 a माइनस x की घात n माइनस 1 माइनस a की घात n माइनस 1। ये है हमारे पास सूत्र n कोटि की अभिक्रिया। हमारे पास कौन सी कोटि की अभिक्रिया? दूसरी कोटि की अभिक्रिया के लिए ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? देखो kt बराबर 1/n का वैल्यू द्वितीय कोटि के लिए 2 माइनस 1 a माइनस x एंड n के लिए 2 माइनस 1 माइनस a पे पावर 2 माइनस 1, ये आ जाएगा। चलो इसको अगर सॉल्व करते क्या हो जाएगा? देखो kt 1/2 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा? 1/a माइनस x माइनस 1/a, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा? kt बराबर a माइनस x a, इन दोनों का एलसीएम लिया था, लघुत्तम लिया था, ये ऊपर आ जाएगा a माइनस x, तो ये आ जाएगा आपका x आ जाएगा। तो देखो ये वही फॉर्मूला आ गया जो कि मैंने स्टार्टिंग में लिखा था। ठीक है, चल अब टाइम कितना देगा? टाइम देगा 3000 सेकंड। तो यहां से मैं लिखूंगा k इंटू 3000 सेकंड बराबर k इंटू 3000 सेकंड बराबर x। अब देखो सीधी सी बात है कि a का वैल्यू है 100, a माइनस x का वैल्यू कितना है? 40। चलो तो मैं लिखूंगा a माइनस x का वैल्यू कितना है? 40, a का वैल्यू कितना है? 100, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? a का वैल्यू अगर 100 है, a माइनस x का वैल्यू 40, तो x का वैल्यू कितना? देखो x का वैल्यू कितना है? 60। यहां लिखेंगे 60। यहां से हमको k का वैल्यू मिल जाएगा। k कितना मिल जाएगा? देखो यहां से k कितना मिल जाएगा? हमको k मिल जाएगा यहां से हमको, मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। 0 से 0 गया, ठीक है। ये बन जाएगा k का वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 इंटू 3000, ये बन गया है ना। और यूनिट क्या है? यूनिट सेकंड। तो सेकंड ये सेकंड इनवर्स आ गया। यूनिट कितनी आ गई इसकी? सेकंड इनवर्स तो आपकी आती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की यूनिट आ जाएगी आपकी यहाँ पे, यूनिट कितनी आ जाएगी? k की यूनिट द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कितनी होती है? k की यूनिट होती है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए मोल प्रति लीटर दर की होती है। उधर आ जाएगा मोल प्रति लीटर पे घात 2, क्योंकि एक में से माइनस 2 गए तो ठीक है। तो ये मैंने आपको लिखा था मोल प्रति लीटर माइनस 1 1/सेकंड, ये होती है यहाँ पर k की इकाई द्वितीय कोटि के लिए। अब इस k के मान का इस्तेमाल करना है हमको 20% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगने वाले समय को ज्ञात करने के लिए। चलो तो अब मैं यहाँ लिखा हूँ, देखो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करूँ, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा 20% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगने वाले समय ज्ञात करने के लिए। चलो तो k का वैल्यू कितना है? k का वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 इंटू 3000, ठीक है, इंटू ठीक है इंटू t बराबर 1/a माइनस 6। चलो 20% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगने वाला समय, तो ये एक बात तो श्योर है, या फिर आप सीधा इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक बात तो श्योर है 20% पूर्ण होने में लगने वाला समय। तो अगर a का वैल्यू मैं लिख देता हूं, अगर a हम यहाँ पर 100 मानते हैं, अगर ये 100 है तो a माइनस 6 कितना होगा? 100 में से 20 चले गए, 100 में से 20% पूर्ण हो गई, तो कितना शेष बचेगा? a माइनस 6 का वैल्यू आ जाएगा 80। तो a माइनस 6 मतलब 100 में से 20 माइनस करना, 100 में से 20 माइनस x का वैल्यू कितना? 20, यहाँ पे आ जाएगा 20। चलिए तो यहाँ से 100 से 100 गया, 20 से ये 4 भी गया, ठीक है, 4 से 4 गया, बहुत ही बढ़िया। तो t बराबर कितना आ जाएगा? ये सब कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 6 सेकंड, 500 सेकंड, ये आ जाएगा t का मान। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए हम t का वैल्यू 20% पूर्ण होने के लिए हम ऐसे निकाल सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखना है, चल फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखना बेटा, ठीक है। देखो हमें सेकंड कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछा है कि भैया 20% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। अब एक बात ध्यान रखना, nth कोटि की अभिक्रिया जितनी भी होती है, एक बात ध्यान रखना, nth कोटि की अभिक्रिया जितनी भी होती है उन सबके लिए फॉर्मूला हम लगाते हैं ये, ठीक है। n का मान यहाँ पे 2 है क्योंकि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया यहाँ पे 2 रखोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा ये, इसको और सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा ये, इसको और सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते हैं, ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अब हमने क्या किया कि भैया k का वैल्यू रख दिया, k का वैल्यू हमको पता नहीं था, रख दिया। क्वेश्चन में हमको k का वैल्यू नहीं देखा है। टाइम 3000 सेकंड देखा, 3000 सेकंड के अंदर आपकी अभिक्रिया कितनी पूर्ण होती है? 60% पूर्ण होती है। तो 3000 सेकंड के अंदर
शुरुआत में यदि 100 है तो 100 में से अगर 60% कंप्लीट हो गया, 100 में से 60 चले गए, 40 बचेगा। a माइनस एक्स क्या हो जाएगा 40, और x का मान कितना आएगा देखो, x का मान है कितना 60। बस अब कुछ नहीं करना है, x का मान 60 रख दो वहां पे, a माइनस एक्स का मान 40 रख दो वहां पे, और a का मान 100 रख दो। जब इस पूरे को लिखोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा k का वैल्यू, यहाँ से k का वैल्यू कितना आएगा, k का वैल्यू आ जाएगा k की वैल्यू, k की यूनिट लिखनी है तो यूनिट आपको ये देखिए, ठीक है। ये आ गई। अब इस k की वैल्यू को मैं उपयोग में लेने वाला हूँ 20% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगने वाले समय को ज्ञात करने के लिए। तो ये जो k का वैल्यू है, इस k की वैल्यू का उपयोग में करने वाला हूँ 20% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगने वाले समय को ज्ञात करने के लिए। तो फिर से ये फॉर्मूला, k का मान कितना है, k का मान है आपका ये, इस k के मान को मैं यहाँ रखूंगा, ये देखा आपका t, ये देखा t, x का वैल्यू 20% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगने वाला समय। तो अगर मान लो a का वैल्यू 100 है, अगर a शुरुआत में a को आप 100 मानते हो, तो 20% को पूर्ण होने में लगने वाला समय, मतलब कि 20% को पूर्ण होना, 100 में से 20% कंप्लीट हो गया तो कितना हो जाएगा 80, 100 में से 20% कंप्लीट हो गया तो 80 बचेगा, तो 80 आ जाएगा। इसका बाद x का वैल्यू कितना आएगा 20, x की जगह 20 रख दिया, इसको सॉल्व करूंगा, टाइम 500 सेकंड लगेगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये देखिए, यदि प्रारंभिक सांद्रण दुगुनी करने पर अर्ध आयुकाल आधा रह जाता है तो अभिक्रिया कोटि क्या। यार देखो, मैंने आपको ये बात बताई थी कि अर्ध आयुकाल जो है वो प्रारंभिक सांद्रण जो है, शुरुआत में जो सांद्रता होती है अभिकारक की, इसकी घात n-1 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, मैंने आपको बता रखा है कि अर्ध आयुकाल जो होता है वो प्रारंभिक सांद्रण a की घात n-1 के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूं। चलिए, तो अब हमें क्या बोला है, अगर प्रारंभिक सांद्रण को दुगुना कर दिया जाए, ये जो प्रारंभिक सांद्रण है इसको आपने 2 टाइम्स कर दिया, देखो तो अर्ध आयुकाल आधा रह जाता है। मतलब कि पहला वाला अर्ध आयुकाल, दूसरा वाला अर्ध आयुकाल, प्रारंभिक सांद्रता n-1 और आपने प्रारंभिक सांद्रता को क्या कर दिया, दुगुना कर दिया। तो पहली प्रारंभिक सांद्रता, ये दूसरी प्रारंभिक सांद्रता, इसके द्वारा हम फॉर्मूला ये लिखेंगे, यहां से फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। अब हमको क्या बोला, देखो इसको सॉल्व करें अगर हम, तो टी हाफ पहला वाला, ठीक है, टी हाफ फर्स्ट वाला, तो सांद्रण को दुगुना करें तो अर्ध आयुकाल कितना हो जाएगा, आधा। ये अर्ध आयुकाल है वो पहले वाले का आधा रह जाएगा, पहले वाले अर्ध आयुकाल का आधा रह जाएगा, दूसरा वाला, ठीक है। तो पहले वाले का आधा, तो पहले वाले का आधा, ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले का आधा रह जाएगा, ठीक है, बराबर। और सांद्रण को हमने क्या कर दिया, दुगुना, तो पहले वाले सांद्रण को दुगुना कर दिया, तो 2 a नोट कर दिया, a नोट का दुगुना कर दिया, सांद्रण दुगुना कर दिया। अच्छा, घात क्या आएगी n-1, घात इस पे आ जाएगी n-1, a नोट से a नोट, टी हाफ से टी हाफ गया, क्या बचेगा देखो, हाँ 2 है तो 2 को ऊपर ले लो, तो ये बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 को मैं ऊपर ले लूंगा, ठीक है। तो 2 को ऊपर ले लो, ये 2 को ऊपर ले लिया, इक्वल 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर n-1, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n-1। अब हमको ये पता लगाना है कि मैं n-1 का वैल्यू क्या रखूं तो मुझे 2 मिलेगा। तो सीधी सी बात है, अगर 2 पे घात 1 रख दोगे, अगर 2 पे घात 1 रख दी जाए तो 2 मिलेगा, मतलब कि n-1 की वैल्यू, n-1 की वैल्यू 1 रख दो, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं 1 रख दूं, 2 की पावर 1, तो 2 पे घात n-1 की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो मुझे 2 प्राप्त हो जाएगा। n-1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 2, तो कोटि क्या हो जाएगी, द्वितीय कोटि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, द्वितीय कोटि। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको समझाता हूँ, ये है आपका आंसर। चलो एक बार फिर समझ लेते हैं। देखो, प्रारंभिक सांद्रण को हमने दुगुना कर दिया, अर्ध आयुकाल आधा रह गया। मुझे ये बात पता है कि अर्ध आयुकाल जो है वो प्रारंभिक सांद्रण के साथ में ऐसे संबंधित होता है, पहला अर्ध आयुकाल, दूसरा अर्ध आयुकाल। दूसरा वाला अर्ध आयुकाल जो है पहले वाले अर्ध आयुकाल का कितना रह गया, आधा रह जाता है। तो दूसरा वाला अर्ध आयुकाल जो है वो पहले वाला कितना रह गया, आधा। तो देखो टी हाफ बटा 2, आधा रह गया। इसको सॉल्व करूंगा तो 2 जो है ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर आ गया। और सांद्रता क्या होगी, पहले वाली सांद्रता जो देखिए उसकी तुलना में ये वाली सांद्रता दुगुनी हो गई, तो नीचे वाली की तुलना में ऊपर वाला 2 टाइम्स हो जाएगा, इसकी तुलना में ऊपर वाला 2 टाइम्स। तो ये अगर n होता है 2 n हो गया। बात क्लियर है 100%। चल तो ये आ गया बस। अब क्या, तो हमारे पास 2 बराबर हो गया 2 की पावर n-1, मतलब कि n-1 की वैल्यू हम क्या रखेंगे जिससे कि आंसर 2 आएगा। तो 2 पे मैं घात कितनी रखूं जिससे कि आंसर 2 आएगा, तो 2 की पावर 1 रखोगे तो आंसर 2 आएगा। इसका मतलब n-1 की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो आंसर 2 आ जाएगा, n-1 की जगह 1 रखूंगा तो आंसर ये आ जाएगा। इस तरह से हम कोटि ज्ञात कर सकते हैं। ये है भैया कोटि ज्ञात करने का तरीका। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शून्य कोटि तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्न में से क्रमशः कौन सा संबंध सत्य है। शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। देखिए भैया, टी हाफ प्रारंभिक सांद्रता मतलब कि n0, या इसको आप लिखते हो a, n0 या a जो है इसकी पावर n-1 की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। हमें बोला है शून्य कोटि, यदि n का मान शून्य है तो टी हाफ n0 या a, n की वैल्यू कितनी रख दो, शून्य, शून्य माइनस 1। यहां से आंसर क्या आएगा, तो टी हाफ व्युत्क्रमानुपाती है a की घात 0 माइनस 1, तो माइनस 1, इसको आप लिख सकते हो टी हाफ a की घात माइनस को ऊपर ले लो तो a। तो शून्य कोटि के लिए टी हाफ a के समानुपाती, शून्य कोटि के लिए टी हाफ a के समानुपाती, ठीक है। टी हाफ a के समानुपाती कहां का, ये देखा, a के समानुपाती, ठीक है। ये भी एक समानुपाती। अच्छा, प्रथम कोटि के लिए क्या, चलो प्रथम कोटि अगर देखिए तो हम क्या लिखेंगे, टी हाफ a की घात, प्रथम कोटि मतलब कि n का वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1, यहां से टी हाफ 1 बटा a की घात 0, निर्भर नहीं करता। या फिर आप बोल दो a की घात, ऐसे लिखो एक ही बात है। चलो ये दोनों ऑप्शन कहां देख रहे, टी हाफ a के समानुपाती, ये रहा देखो ये ऑप्शन, टी हाफ a के समानुपाती और टी हाफ a की पावर 0 के समानुपाती। तो ये आंसर है। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। चल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह शून्य कोटि अभिक्रिया a gives b plus c के लिए a का प्रारंभिक सांद्रता हम क्या लिखते हैं, n0, जिसके लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए 10 मिनट पश्चात, टाइम दे रखा है 10 मिनट, 10 मिनट के पश्चात, टी टाइम के बाद मात्रा जो होती है उसको हम 80 लिखते हैं। ऐसी कंडीशन में इसका अर्ध आयुकाल ज्ञात करें तथा पूर्ण काम में लगने वाला समय ज्ञात करें। चलो कैसे करेंगे, तो आपको पता है 0 कोटि की अभिक्रिया के लिए हम क्या लिखते हैं, AT बराबर n0 माइनस KT। तो AT का मान कितना है 0.008, 0.08। n0 का मान कितना है, n0 का मान है 0.1 माइनस KT, ठीक है। अच्छा T कितना है 10 मिनट, ये आ जाएगा 10 मिनट। तो यहां से हम लिख सकते हैं इस KT को यहाँ ले आओ,
के इंटू 10 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, इसको मैं वहां ले आता हूँ, तो 0.1 माइनस, अगर ये वहां जाएगा 0.1 में से 0.08 माइनस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.02 के इंटू 10। यहाँ से के का वैल्यू कितना आ जाएगा, के का वैल्यू आ जाएगा 0.002, ये आ जाएगा के की वैल्यू। अच्छा यूनिट क्या आएगी, के शून्य कोटि की अभिक्रिया के की यूनिट आती है मोल प्रति लीटर और मिनट दे रखा है, यहाँ पे आ जाएगा मिनट आ जाएगा, ठीक है, ये के का माना गया। तो भैया अर्ध आयुकाल ज्ञात करना। अब हम क्या बोल रहे हैं, अर्ध आयुकाल ज्ञात करना। चलो अर्ध आयुकाल क्या होता है, अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला होता है टी हाफ बराबर ए नॉट बटा 2 के। शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल ऐसे निकालते हैं, तो टी हाफ बराबर ए नॉट कितना है, ए नॉट कितना है 0.1, तो ये 0.1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू 0.002 ये आ जाएगा। यहाँ से हमने टी हाफ कितना निकाल दिया, पॉइंट से पॉइंट लिया, एक तो ये 2 यहाँ आ जाएगा 50 25, ये आ जाएगा टी हाफ आ जाएगा 25 मिनट, बहुत बढ़िया, टी हाफ आ गया 25 मिनट। अगर अभिक्रिया को आधा पूर्ण होने में 25 मिनट का समय लगता है, आधी पूरा होने में 25 मिनट का, तो कंप्लीट होने में कितना लगेगा, मान लो कोई अभिक्रिया है उसको आधा कंप्लीट होने में 25 मिनट लगते हैं, तो अभिक्रिया को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, 50 मिनट लगेगा, दुगुना। कोई अभिक्रिया आधी पूरी होने में समय कितना लगता है, 25 मिनट, तो पूरा होने में कितना टाइम लगेगा, 50 मिनट लगेगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 50 मिनट आ जाएगा। समझ गई बात, चलो तो आंसर क्या आ जाएगा 25 मिनट और 50 मिनट, क्लियर। चलो इतना नोट कर लो, चलिए यहाँ तक नोट कर लिया होगा, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ, निम्न ग्राफ x गिव्स y अभिक्रिया के लिए x और y की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु प्रदर्शित करता है। इस अभिक्रिया के लिए प्रतिशत बिंदु किसको प्रदर्शित करता है, अर्ध आयुकाल को, 75% वाला आयुकाल को, 2/366% वाला आयुकाल को किसको प्रदर्शित करता है। चलो तो हमें अभिक्रिया रखिए x गिव्स y, ठीक है, हमें बताना है कि ये वाला बिंदु जो है इस पर आने वाला जो समय है, ये टाइम किसको प्रदर्शित करता है, अर्ध आयुकाल को प्रदर्शित करता है, t 3/4 को प्रदर्शित करता है, t 2/3 को प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है। चलो तो कैसे करेंगे इसको, देखो मान लो बेटा, मान लो t बराबर 0, शुरुआत में मान लो ये 1 देखा है, ये कितना बनेगा शुरुआत में 0, और मान लो किसी समय t पर मान लो ये 1 में से आधा चला जाए उत्पाद में, मान लो 1 में से आधी मात्रा इसकी उत्पाद में चली जाए, अगर 1 में से आधा उत्पाद में चला गया तो ये कितना बचेगा, 1 में से आधा गया तो ये कितना बचेगा, आधा, ये भी आधा है और ये भी आधा है। ऐसा कब होता है, अभिकारक की सांद्रता पहले की तुलना में आधी रहने वाला समय क्या कहलाता है, अर्ध आयुकाल। यदि अभिकारक की सांद्रता किसी समय में आधी रह जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अर्ध आयुकाल। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं सुनना, आप देखिए इस बिंदु पर x की सांद्रता घट करके यहां पे आ गई और y की सांद्रता बढ़ करके यहां पे आ गई, मतलब कि ये वो बिंदु है जब x और y दोनों की सांद्रता क्या है, बराबर बराबर, x और y दोनों की सांद्रता, दोनों की सांद्रता बराबर है, यहां पे आ गई दोनों सांद्रता, तो x और y की सांद्रता इस बिंदु पर क्या है, बराबर। तो आप देख लो x की सांद्रता जितनी है उतनी ही y की सांद्रता है, और ऐसा बिंदु कौन सा बेटा, अर्ध आयुकाल। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट, क्या आ जाएगा आंसर, आंसर फर्स्ट आ जाएगा। इस तरह से हमको क्वेश्चन करना। अगला क्वेश्चन, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ क्वेश्चन ग्राफ के लिए जाए, ग्राफ वाले क्वेश्चन इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। चलो ये देखो, एन कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल और सांद्रता, ये सांद्रता लिखा है ना, एन कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल और सांद्रता के मध्य ग्राफ दे रखा है, सरल रेखा ये देखा, आपको बोला गया कि अर्ध आयुकाल टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन में ग्राफ ऐसा है। तो इस प्रकृति की अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में 10 मिनट लगते हैं, मतलब कि आपको अर्ध आयुकाल दे रखा है 50%, मतलब कि आधी अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय, तो यहाँ पे टी हाफ दे रखा है कितना, 10 मिनट। अभिक्रिया के आधा पूर्ण होने में लगने वाला समय आपको देखा 10 मिनट। जब सांद्रता 2 मोल प्रति लीटर है, तो जब अभिकारक की सांद्रता शुरुआत में 2 मोल प्रति लीटर है तो अर्ध आयुकाल आपका 10 मिनट है, ये हमको प्रश्न देखा है। तो हमको बताना है कि अभिकारक की अगर शुरुआती सांद्रता 4 मोल प्रति लीटर होती, जब 2 मोल था तो अर्ध आयुकाल 10 मिनट था, अभिकारक की सांद्रता 4 मोल हो जाए तो अर्ध आयुकाल कितना हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया, फिर से क्वेश्चन रिपीट करूं। प्रश्न पूछा गया है कि इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल 10 मिनट है जब प्रारंभिक सांद्रता क्रियाकारक की 2 मोल प्रति लीटर थी, तो आपको बताना है कि जब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 4 मोल प्रति लीटर हो जाएगी तो अर्ध आयुकाल कितना होगा। बात क्लियर, बात क्लियर। तो आपको बोला गया है कि जब अभिकारक की सांद्रता 2 मोल प्रति लीटर थी तो अर्ध आयुकाल 10 मिनट था, तो आपको बताना है कि जब अभिकारक की सांद्रता 4 मोल प्रति लीटर हो जाएगी तो अर्ध आयुकाल कितना हो जाएगा, ये बताना, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को समझो, इसका सॉल्यूशन करके बताओ, सोचा इसको क्या होगा। देखो सबसे पहली बात तो हमको ये पता लगाना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि ये अभिक्रिया कौन सी कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की है या द्वितीय कोटि की। तो देखो हमें पूछा गया कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या है और इसका ये अर्ध आयुकाल क्या है, जब सांद्रता बढ़ा तो अर्ध आयुकाल क्या है। तो देखो ऐसा ग्राफ जो आता है, अगर याद हो तो ऐसा ग्राफ आता है बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, याद है मैंने आपको बताया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया टी हाफ जो है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक सांद्रता की घात 0 उस पर निर्भर नहीं करता, ये बताया मैंने आपको, बताया ना, इसका प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और मैंने आपको ये बात भी बोली थी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, सीधी रेखा आएगी, आंसर आ जाएगा n का मान कितना हो जाएगा, प्रथम कोटि n का मान आ जाएगा 1, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा प्रारंभिक सांद्रता जब 2 मोल प्रति लीटर है तब 10 मिनट है, 10 मिनट है, तो प्रारंभिक सांद्रता 4 मोल प्रति लीटर होगी तब कितना होगा, तब भी भैया टाइम 10 मिनट ही होगा। जब प्रारंभिक सांद्रता 2 मोल प्रति लीटर होगी तब भी 10 मिनट होगा, 4 मोल प्रति लीटर होगी तब भी ये 10 मिनट ही होगा। क्यों, क्योंकि अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। आप प्रारंभिक सांद्रता चाहे 2 ले लो, 4 ले लो, 10 ले लो, 50 सांद्रता कुछ भी ले लो, हमेशा अर्ध आयुकाल जो होगा वो समान रहेगा, पहले भी 10 मिनट बाद में भी 10 मिनट ही रहेगा। आंसर आएगा 1 कोटि और 10 मिनट, 1 कोटि और 10 मिनट, ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब आते भैया इस क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा ग्राफ प्रथम कोटि को प्रदर्शित करता है, कौन सा ग्राफ है जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को प्रदर्शित करता है, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स को हम क्या बोलते हैं, एटी भी बोलते हैं, याद है ना, मैंने बताया ना a माइनस एक्स को हम एटी बोलते हैं। तो मैंने आपको ग्राफ बता रखा है ln at और t, इसमें ग्राफ ऐसा होता है ना, ये ग्राफ आएगा। अगर ln की जगह आप log भी लिखोगे तब भी आपका ग्राफ जो है वो ऐसा ही आएगा, बस 2.303 का मल्टीप्लाई होता है, ग्राफ सेम आएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं। चलिए ये सारी बातें, अब हम आज के एक लास्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं का संगत सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी। बस एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसको
फिनिश करें। देखो संगत सिद्धांत किसने दिया? मैक्स क्लाउड्स और मैक्स विलियम लुईस द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार क्रियाकारी अणुओं के मध्य संगत द्वारा अभिक्रिया होती है। संगत का मतलब है टक्कर। इसके अनुसार क्रियाकारी अणुओं के मध्य संगत द्वारा अभिक्रिया होती है, टक्कर द्वारा अभिक्रिया होती है। ये बोलना चाह रहा है कि मान लो ए और बी क्रिया करना चाहते हैं, तो ए और बी के बीच में क्या होनी चाहिए? टक्कर होनी चाहिए। ये थ्योरी बोलती है कि यदि ए और बी अभिक्रिया करना चाहते हैं तो ए और बी के बीच में टक्कर होनी चाहिए, संगत होनी चाहिए। लिखा ना, क्रियाकारी अणुओं के बीच में टक्कर होना जरूरी है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो भी दो अणु क्रिया करना चाहते हैं उनके बीच में टक्कर होना जरूरी है। इकाई समय में, इकाई आयतन में संगत की संख्या को संगत आवृत्ति कहते हैं। मान लो एक आपको बर्तन दे रखा है, इस बर्तन का आयतन है 1 लीटर, इकाई आयतन है, और इस 1 लीटर वाले आयतन के बर्तन में 1 सेकंड में टक्करों की संख्या जो हो रही है वो हो रही है मान लो 100 टक्कर हो रही है। मान लीजिए 1 लीटर बर्तन के अंदर 1 सेकंड में टक्करों की संख्या 100 है। इकाई आयतन में, इकाई समय में होने वाली टक्कर 100, इसी को हम बोलते हैं संगत आवृत्ति। तो भैया किसी भी अभिक्रिया के दौरान क्रियाकारकों के बीच टक्कर होना बहुत जरूरी है। क्या होना बहुत जरूरी है? टक्कर होना बहुत जरूरी है। अगर टक्कर नहीं होगी तो क्रिया नहीं होगी। और इकाई आयतन में, इकाई समय में होने वाली टक्करों की संख्या जो है उसी को बोलते हैं संगत आवृत्ति। मान लो 100 टक्कर है तो संगत आवृत्ति 100 है। 50 टक्कर हुई 50। ये सामान्यतया गैसीय अभिक्रियाओं के लिए इसका उच्च मान संगत आवृत्ति जो है ना, वो गैसीय अभिक्रियाओं के लिए 10⁻25 से 10⁻28 प्रति सेकंड प्रति सेंटीमीटर की होती है। लेकिन संगठों का केवल छोटा सा भाग ही अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित होता है। ऐसे संगठों को प्रभावी संगत कहते हैं। तो भैया ये सिद्धांत बोलता है कि किसी भी क्रिया के दौरान उत्पाद के बनने के लिए क्रियाकारकों में या अभिकारकों में पहली बात तो टक्कर होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? टक्कर होना जरूरी है। ए और बी के बीच में क्रिया करना है, इनके बीच में टक्कर होना बहुत जरूरी है। और एक समय में, इकाई समय में, इकाई आयतन की होने वाले इकाई समय में इकाई आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या को बोलते हैं संगत आवृत्ति। अब एक बात और भी ध्यान रखिए बेटा, जितनी भी टक्कर हैं उन टक्करों को संगत आवृत्ति बोलते हैं, लेकिन सारी की सारी टक्करें उत्पाद में नहीं बदलती। इनमें से भी जो टक्करें उत्पाद में बदलेंगी उनको हम क्या बोलते हैं? प्रभावी टक्कर। तो भैया सारी की सारी टक्कर जो है लिखा ना, इनमें से भी जितनी भी टक्कर है उनका केवल कुछ भाग ही उत्पाद मिलता है, और जो उत्पाद मिलता है उसी को बोलते हैं प्रभावी टक्कर। जैसे मान लो ए और बी के बीच में कुल 100 टक्कर हुई है। ए और बी के बीच में इकाई समय में 1 लीटर के अंदर 100 टक्कर हुई, लेकिन 100 टक्करों में से उत्पाद में बदलने वाली टक्कर कितनी बेटा? 50 टक्कर ही है। तो क्रियाकारक की वो टक्कर जो कि उत्पाद में बदलती है उन्हीं को हम बोलते हैं प्रभावी टक्कर। तो प्रभावी टक्कर का मतलब बिल्कुल क्लियर है, सभी टक्कर उत्पाद में नहीं बदलती, कुछ टक्कर ही उत्पाद में बदलती है, उनको बोलते हैं प्रभावी टक्कर। तो बस यहाँ पे बात ध्यान रखनी जरूरी है कि ये जो प्रभावी टक्कर है जो उत्पाद में बदल सकती है, उत्पाद में बदलने वाली जो टक्कर है उनके लिए 2 शर्तें लागू होना बहुत जरूरी है। क्रियाकारी अणुओं की न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए जिसको बोलते हैं दहली ऊर्जा, और दूसरा इनके बीच में उपयुक्त अभिविन्यास होना चाहिए। तो देखो क्या क्या पॉइंट खास हुए? पॉइंट खास हुए कि किसी भी अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया को होने के लिए, अभिक्रिया होने के लिए पहला पॉइंट क्या? टक्कर होना जरूरी है। किसी भी अभिक्रिया के होने के लिए टक्कर होना जरूरी है, पक्का। 1 सेकंड 1 लीटर आयतन में जो टक्करें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? संगत आवृत्ति। तीसरा पॉइंट, जितनी भी टक्कर है ना इनमें से कुछ टक्कर ही उत्पाद में बदलती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्रभावी टक्कर बोलते हैं। सारी टक्कर उत्पाद नहीं बदलती, केवल वही टक्कर उत्पाद बदलेंगी जो कि प्रभावी होंगी, कुछ ही बदलेंगी। अब इस प्रभावी टक्कर होने के लिए कंडीशन क्या है, इसकी शर्त क्या है? प्रभावी टक्कर की शर्त है कि जो भी अणु प्रभावी टक्कर करना चाहते हैं उनके पास न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। प्रभावी टक्कर होने के लिए न्यूनतम ऊर्जा, दहली आवृत्ति, दहली ऊर्जा की एनर्जी इनके पास होनी चाहिए। और दूसरा, इनका अभिविन्यास उपयुक्त होना चाहिए प्रभावी टक्कर की। तो प्रभावी टक्कर तभी हो सकती है जब अभिविन्यास उपयुक्त, अभिविन्यास जब सही होगा तभी प्रभावी टक्कर होगी, और दहली ऊर्जा के बराबर एनर्जी तभी प्रभावी टक्कर। ये 2 कंडीशन होंगी तभी भैया प्रभावी टक्कर होगी। तो ये ध्यान रखना। तो दहली ऊर्जा क्या है? चलो अब बात करते हैं दहली ऊर्जा क्या है। देखो यार एक बहुत सिंपल सा फंडा समझना, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा अभिकारक के अणु और यहाँ पे मैंने लिखे उत्पाद, ठीक है। अभिकारक को उत्पाद में बदलना है तो भैया आपको इस अतिरिक्त ऊर्जा को प्राप्त करना होगा। कहने का मतलब, मान लो अगर आपको एक गांव से दूसरे गांव जाना है तो इस पहाड़ी को क्रॉस करना होगा। जब तक आप इस पहाड़ी को क्रॉस नहीं करेंगे आप उत्पाद में नहीं बदल पाएंगे, आप दूसरे गांव नहीं जा पाएंगे। तो आपको यदि किसी अभिकारक को उत्पाद में बदलना है तो इस अतिरिक्त ऊर्जा को पार करना जरूरी है। ये अतिरिक्त ऊर्जा का अवरोध जो है, ये अतिरिक्त ऊर्जा का जो अवरोध है इसको हम बोलते हैं बेटा सक्रियण ऊर्जा। अगर अणुओं के पास ये सक्रियण ऊर्जा है, ये अतिरिक्त ऊर्जा है, तो वो इसको पार करके उत्पाद बदल सकते हैं। जैसे मान लो एक गांव से आपको दूसरे गांव जाना है, एक पहाड़ी को क्रॉस करके जाना, एक माउंटेन को क्रॉस करके जाना। जब तक आप उस माउंटेन को क्रॉस नहीं करोगे दूसरे गांव नहीं जा सकते। ये यहाँ पे अभिकारक को उत्पाद बदलना तो भैया इस पहाड़ी को क्रॉस होना जरूरी है। ये वो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो कि अभिकारक के अणु को जरूरत है। अच्छा, अभिकारक के अणु के पास पहले से कौन सी ऊर्जा? ये वाली। अभिकारक के अणु के पास पहले से इतनी ऊर्जा अवेलेबल है। इसका मतलब अभिकारक के अणु को कुल कितनी ऊर्जा चाहिए उत्पाद करने के लिए? ये अतिरिक्त ऊर्जा प्लस ये वाली ऊर्जा। अगर टोटल इतनी ऊर्जा अभिकारक के अणु के पास है तो अभिकारक के अणु उत्पाद मिल जाएंगे। इतनी तो ऊर्जा पहले से होनी चाहिए, इतनी ऊर्जा और मिल जाए, ये ऊर्जा पहले से है, इतनी ऊर्जा और मिल जाए, ये प्लस इतना मिल जाए तो ये उत्पाद मिल जाएगा। तो अगर अभिकारक के अणु के पास पहले से ऊर्जा जो इतनी है, इतनी ऊर्जा और मिल जाए तो ये प्लस ये पूरी मिला करके उत्पाद बन जाएगा। तो दहली ऊर्जा का मतलब होता है बेटा ये वाली ऊर्जा। अभिकारक के अणुओं के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, इस ऊर्जा को हम बोलते हैं बेटा दहली ऊर्जा। अभिकारक के अणु के लिए ये जो ऊर्जा है न्यूनतम ऊर्जा, इसको हम बोलते हैं दहली ऊर्जा। ये अगर होगी तभी उत्पाद बदलेंगे, और इतनी तो ऊर्जा पहले से है। तो दहली ऊर्जा में से पहले से उपलब्ध ऊर्जा को घटाओगे तो अतिरिक्त ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा जो वो एक्स्ट्रा एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा का मतलब अभिकारक अणु के लिए आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो एक्स्ट्रा एनर्जी हो चाहिए, इतनी एनर्जी तो है, इतनी एनर्जी हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा। और ये पूरी एनर्जी जो है इसको हम बोलते हैं दहली ऊर्जा। क्या बोलते हैं दहली ऊर्जा? तो ये आ जाएगा।
अच्छा, सक्रिय ऊर्जा जो मुख्यतः निम्न पर निर्भर करती है, अभिकारकों की प्रकृति पर और दूसरा उत्प्रेरक की उपस्थिति पर। चलो पहले उत्प्रेरक पढ़ते हैं। मान लो किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिला दिया। उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक जनरली अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक उत्प्रेरक, एक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक देहली ऊर्जा को घटाता है, सक्रिय ऊर्जा घट जाएगी जिससे अभिक्रिया तेज होगी। तो उत्प्रेरक क्या करेगा? उत्प्रेरक ये जो ऊर्जा है ना, इस ऊर्जा को घटा देगा, कम कर देगा। उत्प्रेरक इस ऊर्जा का मान घटा देगा। सीधी सी बात है, इतना पहाड़ी चढ़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, इतना सा पहाड़ी चढ़ने में कम एनर्जी चाहिए। उत्प्रेरक क्या करेगा? ये जो पहाड़ी है ना, इस पहाड़ी को काट देगा, यहाँ से इसकी ऊंचाई काट देगा, यहाँ पे सीधी सी बात है, इतनी ऊंचाई तय करने में तो एनर्जी कम लगेगी। तो ये उत्प्रेरक क्या करता है? इस एनर्जी को काट देता है, कम करता है। तो धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य है देहली ऊर्जा को कम करता है, सक्रिय ऊर्जा को बढ़ा करके अभिक्रिया को बढ़ाता है। और एक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करता है? देहली ऊर्जा को बढ़ाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करेगा? ऋणात्मक उत्प्रेरक एनर्जी को बढ़ाता है, इतनी ऊर्जा कर देता है, बढ़ा देगा। अब बढ़ाएगा तो भैया आसानी से उत्पाद में परिवर्तन नहीं हो पाएगा, एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक जो है ये देहली ऊर्जा को बढ़ाएगा और धनात्मक उत्प्रेरक जो है वो देहली ऊर्जा या सक्रिय ऊर्जा को कम करेगा। धनात्मक अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा, ये अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, ये अभिक्रिया की दर को कम करता है। और लास्ट अभिक्रिया की प्रकृति, अभिकारकों के लिए बंधों की संख्या और बंध ऊर्जा भिन्न होती है, अतः सक्रिय ऊर्जा जो है वो भी भिन्न होगी। जिन अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा कम होगी, तीव्र गति संपन्न होगी। तो मान लो कोई अभिक्रिया ऐसी है जिसके लिए सक्रिय ऊर्जा का मान कम है, तो सीधी सी बात है अभिक्रिया तेज होगी, जल्दी से उत्पाद बनेगी। सक्रिय ऊर्जा कम होगी, बहुत सक्रिय। चल लास्ट पॉइंट, इस सिद्धांत की सीमाएं क्या देखो। इस सिद्धांत के लिए मुख्यतः हमने गैसीय अभिक्रिया क्रियाकारकों के लिए लागू होती है, गैसियों के लिए लागू होती है तथा उन विलयनों के लिए लागू होती है जिनमें क्रियाकारक स्पीशीज अणु होते हैं। तो इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी है कि ये केवल गैसीय अभिक्रियाओं के लिए लागू होती है और विलयन में भी ये केवल उनके लिए लागू होगी जिनमें क्रियाकारी स्पीशीज क्या होंगे? अणु होंगे, उनकी लागू। परमाणु वगैरह लागू, आयन की लागू, केवल अणु की लागू। यह सिद्धांत द्विआण्विक अभिक्रियाओं पर ही लागू होता है, मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो अणु अभिक्रिया कर रहे हैं बस उन पर लागू होगा, बाकी किसी पर लागू नहीं होगा। तो दो अणु वाले जो क्रियाएं हैं उन पर ही लागू होता है। इनमें अभिकारकों को ठोस गोलों के रूप में माना गया है, मतलब कि जो भी टक्कर करने वाले अभिकारक हैं वो ठोस गोले के रूप में रहते हैं, ये मान करके संगत सिद्धांत दिया गया है। मतलब कि इस सिद्धांत में हमने ये नहीं माना कि भैया अभिकारक के अणु ऐसे वर्गाकार होंगे, त्रिभुजाकार है, ये मानते हैं कि भैया गोलाकार। गोलाकार मान करके हम इस सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, बाकी सारी संरचनाओं को नजरअंदाज करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पे अभिविन्यास बहुत मैटर करता है। क्रिया करने वाले अणु का अभिविन्यास सही होना चाहिए। जैसे मान लो ये एक अणु है, ये एक अणु है, एक अणु मान लीजिए बी के अणु से टक्कर कर रहा है। एक तो टक्कर ऐसे हुई यार, ऐसे समझो, मान लो एक तो ताली ऐसे बजा रहे हो और एक ताली ऐसे बजा रहे हो, बढ़िया आवाज कहां से आएगी? ताली ढंग से कब बजेगी? ऐसे बजाओगे या ताली ऐसे बजाओगे? ऐसे ताली बजेगी, ऐसे ताली बजेगी या ऐसे बजेगी? ऐसे बजेगी ताली। मतलब ये अभिविन्यास अच्छा होगा। अभिविन्यास मतलब कि इनका कांटेक्ट, इनका स्पर्श करने वाला एक ढंग से होना चाहिए। तो ये देखो, ये ताली ऐसे बजा रहे हैं, तो अभिविन्यास क्या है? सही है। लेकिन मान लो यही दोनों लोग इस तरीके से टकराते हैं, यही दोनों लोग ऐसे टकराते हैं इस तरीके से, ताली ढंग से नहीं बजती, तो ये अभिविन्यास उपयुक्त नहीं है, ये वाला अभिविन्यास उपयुक्त है, सही है। तो ये ताली ढंग से बजेगी, ताली ढंग से नहीं बजेगी, तो ये अभिविन्यास भी उपयुक्त होना बहुत। चलो अब आते हैं इस पर, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल और प्रारंभिक सांद्रता में क्या संबंध है? बताओ, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल और प्रारंभिक सांद्रता, इसमें क्या संबंध है? समानुपाती, व्युत्क्रमणपाती, चरघातांकी, नन। चलिए अगली अभिक्रिया है रेडियोधर्मी अभिक्रिया कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? रेडियोएक्टिव अभिक्रिया कौन सी कोटि की? प्रथम, शून्य, द्वितीय या तृतीय? चलिए पहले क्वेश्चन पे, शून्य कोटि की अभिक्रिया अर्धआयुकाल के साथ में प्रारंभिक सांद्रता कैसे संबंधित है? आपको बता रखा है नोट n की पावर 1 -1। अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया माइनस मतलब t हाफ व्युत्क्रमणपाती है, -1 मतलब t हाफ समानुपाती प्रारंभिक सांद्रता समानुपाती है। रेडियोधर्मी अभिक्रिया कौन सी कोटि की है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। चल तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने कोलिजन थ्योरी पढ़ा, संघट्ट सिद्धांत पढ़ा और हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट किया। ठीक है, पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा। अगली क्लास में आरएनएस थ्योरी पढ़ेंगे और जो रिमेनिंग है इस चैप्टर के अंदर जो भी ताप का प्रभाव है उसकी बात करेंगे। चलिए तो बच्चों आज के लिए नहीं, बेस्ट ऑफ लक।